बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे ये फंक्शनल यूनिट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और कैसे इनके बीच में डेटा फ्लो होता है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि डिवाइस कंट्रोलर क्या होता है। टोटल आपके पास 4 तरह के फंक्शनल यूनिट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में: इनपुट आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन दे परफॉर्म। मैं आपको मिसाल दूं कि फॉर एग्जांपल एक वक्त में कंप्यूटर में आपके पास ढेर सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, मसलन कीबोर्ड होता है, माउस होता है, माइक होता है, स्कैनर होता है, कैमरा होता है। सो ये सारे डिवाइसेस इनके अपने अलग अलग इंस्टेंसेस होते हैं, लेकिन ये सारे डिवाइसेस आप इनको एक ही कैटेगरी में आप क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनका जो लॉजिकल फंक्शन है, जो पर्पस है वो सेम है, और वो है डेटा को इनपुट करना, ठीक है। सिमिलरली आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं एक वक्त में बहुत सारे होते हैं। एलसीडी होता है, स्पीकर्स होते हैं, मल्टीमीडिया स्पीकर्स, प्रिंटर होता है और बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। लेकिन इन सारे डिवाइसेस के जो इंस्टेंसेस हैं वो अपने अपने अलग अलग होते हैं, लेकिन चूंकि इनका लॉजिकल पर्पस या जो फंक्शन है वो सेम है, तो इन सारे डिवाइसेस को हम क्लासिफाई करते हैं आउटपुट यूनिट में, या आप आउटपुट कैटेगरी में आप इन सारे डिवाइसेस को क्लासिफाई कर सकते हो। इसी तरह कंप्यूटर के सिस्टम में आपके पास जो मेमोरी के हार्डवेयर होते हैं वो मल्टीपल इंस्टेंसेस के होते हैं। रैम अलग होता है, रोम होता है, कैश मेमोरी होती है, रजिस्टर्स होते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द लॉजिकल पर्पस इन सारी मेमोरीज को हम कह सकते हैं कि ये सारे मेमोरी यूनिट में आते हैं। अच्छा, ये आपके पास वो सारे फंक्शनल यूनिट्स हैं। ये आपका इनपुट यूनिट है, ये आउटपुट यूनिट है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और ये सारा आपका मेमोरी यूनिट है, और ये सारे यूनिट्स आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू सिस्टम बस, ठीक है। या आप कह सकते हो कि ये सारे यूनिट्स आपस में जो डेटा एक्सचेंज करते हैं वो इस सिस्टम बस के थ्रू करते हैं। आपके जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो यहाँ इनपुट यूनिट के साथ कनेक्टेड होते हैं, और जो आउटपुट के डिवाइसेस होते हैं वो यहाँ आउटपुट यूनिट के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई आपको कंट्रोल यूनिट का ब्लॉक आपको नज़र नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होता कि कंप्यूटर में आपके पास एक ही ब्लॉक होता है या एक ही पीस ऑफ हार्डवेयर होता है जो तमाम फंक्शनल यूनिट्स को कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं होता, बल्कि हर यूनिट लेवल पे डेटा की अपनी तरह से डेटा कंट्रोल होता है। जो इनपुट यूनिट होता है तो इनपुट यूनिट का अपना, आप कह सकते हो कि कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। आउटपुट यूनिट का अपना एक कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट का अपना एक कंट्रोल यूनिट होता है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का अपना एक कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक ही ब्लॉक से, या आप कह सकते हो कि एक ही पीस ऑफ हार्डवेयर में यहाँ पे शो करके आपको ये नहीं बता सकता कि ये आपके पास कंट्रोल यूनिट है और ये सारा इन फंक्शनल यूनिट्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, हर कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइसेस लगे होते हैं और जो आउटपुट डिवाइसेस लगे होते हैं, हर इनपुट आउटपुट डिवाइस का अपना डिवाइस कंट्रोलर होता है। जब भी हम किसी इनपुट डिवाइस से डेटा जनरेट करते हैं तो वो डेटा सबसे पहले इनिशियली हर डिवाइस के डिवाइस कंट्रोलर से इनिशियली थोड़ा उस डेटा का मेकअप होता है, या आप कह सकते हो कि थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। वो प्रोसेसिंग क्या होती है, इस डिवाइस कंट्रोलर के अंदर क्या होता है, वो मैं आपको इसी लेक्चर में बाद में बताता हूँ, ठीक है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि डेटा जनरेट हो गया किसी भी इनपुट डिवाइस से, और वो डिवाइस कंट्रोलर ने उसको इनिशियली प्रोसेस करके सीपीयू के पास भेज दिया, और वो डेटा आपका प्रोसेस करके वो क्या करेगा, वो आउटपुट यूनिट पे भेजेगा, और आउटपुट डिवाइस उस डेटा को आउटपुट करने से पहले उस डिवाइस का जो डिवाइस कंट्रोलर होता है उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके फाइनली वो आउटपुट डिवाइस पे क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जब भी हम किसी इनपुट डिवाइस से डेटा जनरेट करते हैं तो क्या वो डेटा डायरेक्ट जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लेट सपोज उस डेटा को अगर प्रोसेस कर ले
तो वो सीपीयू से वो डायरेक्ट जाता है आउटपुट यूनिट के पास, और आउटपुट यूनिट पे जो आउटपुट डिवाइसेस लगे हैं वो उस डेटा को प्रोसेस कर देते हैं, या आप कह सकते हो कि शो कर देते हैं या आउटपुट कर देते हैं। सो द आंसर इज नो। इनपुट आउटपुट यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती। इसके अपने रीजंस हैं कि क्यों नहीं होती ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन, वो भी मैं आपको इसी लेक्चर में बाद में बताता हूँ। असल में जो डेटा फ्लो होता है फंक्शनल यूनिट्स के बीच में वो कुछ इस फैशन में होता है कि डेटा आपका जब इनपुट यूनिट से जनरेट होता है तो वो सबसे पहले आता है मेमोरी यूनिट में, और मेमोरी यूनिट से वो फिर अवेलेबल हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। जब सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस कर देता है तो वो फिर वापस आता है मेमोरी यूनिट में, और फिर मेमोरी यूनिट से वो डेटा आप कहते हो कि आउटपुट यूनिट के पास भेज दिया जाता है, और वहीं से वो डेटा क्या होता है, आउटपुट होता है। और एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि इन सारे फंक्शनल यूनिट्स के बीच में जो डेटा की एक्सचेंज होती है वो थ्रू सिस्टम बस होती है। सबसे पहले आपको मैं वो रीज़न बता दूं कि किस वजह से हम कह सकते हैं कि आईओ यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती। पहला रीज़न तो ये है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में आपके पास एक वक्त में बहुत सारे आईओ डिवाइसेस लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, माइक, स्कैनर, एलसीडी, एलईडी, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारे एक ही वक्त में कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है। सो आप कह सकते हो कि ये एक इम्प्रैक्टिकल अप्रोच होगी या एक इलॉजिकल या एक स्टूपिड अप्रोच होगी कि हम n नंबर ऑफ आईओ डिवाइसेस को एक ही वक्त में सीपीयू के साथ उसकी डायरेक्ट इंटरेक्शन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वक्त में अगर बहुत सारे आईओ डिवाइसेस डेटा जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, या आउटपुट डिवाइसेस डेटा को वो शो कर रहे हैं, आउटपुट कर रहे हैं, तो सीपीयू एक वक्त में किस आईओ डिवाइस के डेटा को क्या करेगा, हैंडल करेगा, जबकि आपके पास कंप्यूटर में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसका इंस्टेंस एक होता है। ठीक है। तो यही वजह है कि हम आईओ डिवाइसेस को सीपीयू के साथ उसकी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करवाते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि जितने भी आईओ डिवाइसेस होते हैं उनके डेटा जनरेशन रेट जो होते हैं वो स्लोअर होते हैं एज कम्पेयर टू द सीपीयू या स्पीड ऑफ द सिस्टम बस। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्कैनर लगा हुआ है और वो किसी डेटा को स्कैन कर रहा है, और वो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि सीपीयू को वो डायरेक्ट भेज रहा है। तो जब सीपीयू को उस स्कैनर का पहला डेटा यूनिट मिलेगा तो दूसरा डेटा यूनिट गेट करने के लिए सीपीयू को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्कैनर इंतहाई स्लो स्पीड में डेटा को जनरेट करता है, और फिर ऐसी सूरत में सीपीयू काफ़ी टाइम तक आइडल रहेगा, और एज अ रिज़ल्ट आपके सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी, लोअर डाउन हो जाएगी। अगर हम सिमिलरली आउटपुट यूनिट की तरफ सोचें तो फॉर एग्जांपल एक प्रिंटर है, वो किसी फाइल को प्रिंट कर रहा है, तो प्रिंटर जिस स्पीड से फाइल को प्रिंट करता है तो सीपीयू को काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। लेट्स सपोज सीपीयू उस फाइल को प्रोसेस कर लेगा, लेकिन जब प्रिंटर उसको प्रिंट करेगा तो सीपीयू को हम उतनी देर तक प्रिंटर के साथ इंगेज नहीं रख सकते हैं। ठीक है। सो रीज़न क्या हुआ कि जो जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो स्लोअर होती है देन द मेमोरी और प्रोसेसर। ठीक है। तो इस वजह से हम उनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करवाते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ। तीसरा जो यूनिट है वो ये है कि कुछ आईओ डिवाइसेस होते हैं, उनका जो डेटा जनरेशन रेट या डेटा रिसीविंग रेट आपके पास हाई होता है एज कम्पेयर टू द सीपीयू या आपके सिस्टम बस के। फॉर एग्जांपल, जो माउस होता है वो एक वक्त में जब हम उसको लेट्स सपोज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करते हैं तो एक सेकंड में आप कह सकते हो कि ये मिलियंस ऑफ पल्सेस जनरेट करता है। ठीक है। सो ऐसी सूरत में भी अगेन वही बात हुई कि मिसमैच होता है ऐसी डिवाइसेस को डायरेक्ट सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करवाना। चौथा जो रीज़न है वो ये है कि डिफरेंट आईओ डिवाइसेस डिफरेंट फॉर्मेट्स में डेटा को इनपुट और आउटपुट करते हैं। ठीक है। या आप कह सकते हो कि उन आईओ डिवाइसेस का जो वर्ड लेंथ होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। ये वर्ड लेंथ जो है ये एक टेक्निकल वर्ड है, और आगे जब हम इंशाल्लाह असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे और इसके बाद मैं आपको SAP 1 कंप्यूटर पढ़ाऊँगा तो उसमें फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये वर्ड लेंथ से क्या मुराद होती है। फ़िलहाल आप इतना समझ लो
कि डिफरेंट आईओ डिवाइसेस डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डेटा को या डिफरेंट लेंथ ऑफ डेटा को इनपुट आउटपुट करते हैं, ठीक है, जो कि आपके सीपीयू के या आपके सिस्टम के आर्किटेक्चर के इंस्ट्रक्शन सेट से डिफरेंट होता है या हो सकता है। तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि हम आईओ यूनिट को या आईओ डिवाइसेस को हम सीपीयू के साथ उसकी इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं करवाते हैं। सो कंक्लूजन क्या हुआ, हमें एक मिडल मैन चाहिए जो क्या करे, जो आपके इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट कलेक्टिवली हम इसको आईओ यूनिट कह सकते हैं। सो हमें एक मिडल मैन चाहिए जिसको मैं यहाँ पर ग्रीन बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि क्या करेगा, आपके आईओ यूनिट और आपका जो रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर है उसके बीच में डेटा की एक्सचेंज को क्या करेगा, उसमें एज अ मिडल मैन का रोल प्ले करेगा। या आप कह सकते हो कि मुझे आईओ यूनिट और सीपीयू और मेमोरी के बीच में एक ब्रिज का रोल प्ले करने वाला मुझे एक क्या चाहिए, एक मिडल मैन चाहिए, एक पीस ऑफ हार्डवेयर चाहिए, ठीक है। वो पीस ऑफ हार्डवेयर कहलाता है आईओ मॉड्यूल। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें अनअटेंडेड रहती हैं, तो पहले उनको हम क्लियर कर दें। तो ये आईओ मॉड्यूल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आईओ मॉड्यूल आईओ यूनिट से डेटा को गेट करके सीपीयू और मेमोरी के साथ उस डेटा को एक्सचेंज करता है थ्रू सिस्टम बस, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि डिवाइस कंट्रोलर होता है हर आईओ डिवाइस का। तो अभी हम देखते हैं कि किसी भी आईओ डिवाइस का डिवाइस कंट्रोलर कैसे होता है। ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में हम देखते हैं कि मोस्टली हर डिवाइस कंट्रोलर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो कैसे आपके डेटा को इनिशियली मैकअप करते हैं और उसको प्रोसेस करके आईओ मॉड्यूल के हवाले कर देते हैं, और फिर वो आईओ मॉड्यूल सीपीयू और मेमोरी के साथ उस डेटा को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। ये आपके पास एक टिपिकल डिवाइस कंट्रोलर है, ठीक है। जिस तरह आपको यहाँ पे मैंने बताया कि एक डिवाइस कंट्रोलर जो होता है, ये आपके पास इसका जो एक फेस होता है वो यूज़र की तरफ होता है। यहाँ पे यूज़र होता है जो कि किसी भी डिवाइस के थ्रू डेटा क्या करता है, जनरेट करता है। सिमिलरली डिवाइस कंट्रोलर जो होता है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि डिवाइस कंट्रोलर का एक फेस जो होता है वो क्या होता है, वो आईओ मॉड्यूल की तरफ होता है, ठीक है। क्योंकि आईओ मॉड्यूल ने इस डिवाइस के डिवाइस कंट्रोलर से डेटा को लेके सीपीयू और मेमोरी के साथ उसको क्या करना है, शेयर करना है। सो डिवाइस कंट्रोलर का एक फेस आईओ मॉड्यूल की तरफ होता है और एक फेस होता है यूज़र की तरफ। सो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला जो फेस है ये आईओ मॉड्यूल की तरफ है, और ये वाला जो फेस है, ये वाला जो इंटरफेस है, ये है यूज़र की तरफ। सबसे पहले बात आती है स्टेटस सिग्नल की टू आईओ मॉड्यूल। देखें, जब भी आपका सीपीयू को किसी आईओ डिवाइस की सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल एक सीपीयू एक प्रोग्राम रन कर रहा है जिसमें उसमें लिखा हुआ है CINA कि यूज़र से रन टाइम में एक वैल्यू को इनपुट करने की वो है, ठीक है, कमांड है। तो सबसे पहले सीपीयू क्या करता है, आईओ मॉड्यूल को एक कमांड इशू करता है कि मुझे फ़लाँ आईओ डिवाइस की क्या चाहिए, सर्विस चाहिए। तो आईओ मॉड्यूल क्या करेगा, सबसे पहले, क्योंकि जितनी भी आपके पास आईओ डिवाइसेस होते हैं वो सारे आईओ मॉड्यूल के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले आईओ मॉड्यूल जिस डिवाइस के लिए सर्विस आई है, कमांड आया है सीपीयू की तरफ से, उस डिवाइस का स्टेटस इंक्वायर करेगा। ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ये किसी प्रिंटर का डिवाइस कंट्रोलर है, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि अभी प्रिंटर आपके एक फाइल को वो क्या कर रहा हो, प्रिंट कर रहा हो, ठीक है। तो उसका स्टेटस क्या हो, बिजी हो या अवेलेबल ना हो, ठीक है। या लेट सपोज कोई काम नहीं कर रहा, तो आपका स्टेटस क्या है, डिवाइस का फ्री स्टेटस है। सो इन सिंपल वर्ड, सबसे पहले आईओ मॉड्यूल आपके डिवाइस का स्टेटस इंक्वायर करता है और इंक्वायर करने के बाद सीपीयू को रिटर्न करता है। दूसरा जो है वो होता है कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम आईओ मॉड्यूल। जब स्टेटस रिटर्न हो जाता है तो उसके बाद सीपीयू आईओ मॉड्यूल को इंस्ट्रक्शन देता है कि मुझे फलाने आईओ डिवाइस से या तो डेटा रीड करके दो या डेटा राइट करके दो। सो इन सिंपल वर्ड्स, इस लाइन पे या तो रीड की कमांड आएगी या फिर राइट की कमांड आएगी। अगर ये कोई इनपुट डिवाइस है तो फिर रीड की कमांड होगी, और अगर कोई आउटपुट डिवाइस का डिवाइस कंट्रोलर है तो फिर यहाँ पर राइट डेटा की कमांड होगी। थर्ड जो होता है कंट्रोल लॉजिक।
ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि हर यूनिट लेवल पे आपके डेटा की कंट्रोलिंग होती है, तो आप कह सकते हो कि हर डिवाइस कंट्रोलर का यहाँ पे कंट्रोल मैकेनिज्म एम्बेडेड होता है, ठीक है, जो कि आईओ मॉड्यूल से स्टेटस सिग्नल को रिटर्न करना, इंक्वायर करके और फिर रीड और राइट ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करना या डीकोड करना, और फिर उस लिहाज से जो कमांड आया है सीपीयू की तरफ से, चाहे रीड का है या राइट का है, उस कमांड को आप कह सकते हो डीकोड करके डिवाइस कंट्रोल के अंदर जो बाकी कंपोनेंट्स लगे हैं उनको क्या करना, डायरेक्ट करना, ठीक है। सो ये सारा काम होता है कंट्रोल लॉजिक का, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसड्यूसर। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये वाला जो फेस होता है ये यूज़र की तरफ होता है, और यहाँ पे आप एरो से देख सकते हो कि डेटा आपका बोथ वे आ भी सकता है और जा भी सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई इनपुट डिवाइस है तो फिर एरो आपका इस साइड पे होगा, अगर ये कोई आउटपुट डिवाइस है तो फिर इसका एरो यूज़र की तरफ होगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये आपके पास किसी कीबोर्ड का डिवाइस कंट्रोलर है, ठीक है। सो कीबोर्ड से जिस फॉर्म में डेटा जनरेट होता है तो वो आप कह सकते हो कि उस वक्त मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में नहीं होता। सो उस डेटा को सबसे पहले मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट जो करता है वो क्या करता है, ये ट्रांसड्यूसर करता है, ठीक है। सो ट्रांसड्यूसर सबसे पहले उस डेटा को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता है। फिर वो क्या होता है, यहाँ पर बफर जो होता है, यहाँ पर कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो कि आपके डेटा को टेम्पररी उसको होल्ड रखते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ जो आईओ डिवाइसेस होते हैं उनका डेटा जनरेशन रेट या डेटा रिसीविंग रेट जो होता है वो स्लो होता है, ठीक है। सो ओवरफ्लो को, या आप कह सकते हो कि फ्लो कंट्रोल को इंश्योर करने के लिए वो डेटा थोड़ी देर के लिए क्या होता है, बफर में स्टोर होता है, ठीक है। और आपका जो आईओ मॉड्यूल होता है वो किसी भी डिवाइस कंट्रोल के बफर से डेटा को क्या करता है, फेच करता है। समझ आई? फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टेटस रिटर्न हुआ कि ओके है, डिवाइस आपका अवेलेबल है, तो यहाँ से फिर रीड और राइट की कमांड आ गई, कंट्रोल लॉजिक ने उसको इंटरप्रेट किया, अंडरस्टैंड किया और डिकोड किया, और यहाँ से यूज़र ने डेटा एंटर करना शुरू कर दिया, ट्रांसड्यूसर ने उस डेटा को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, और वो डेटा यहाँ पर क्या होता रहा, बफर में स्टोर होता रहा। और फिर आईओ मॉड्यूल मतलब इंस्ट्रक्शन की बेस पे कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा मुझे चाहिए, कितने टाइम में चाहिए वगैरह वगैरह। सो वो फिर आईओ मॉड्यूल इस बफर से डेटा को फैच करता जाएगा और आगे सीपीयू या मेमोरी में उसको क्या करता जाएगा, उसके साथ शेयर करता जाएगा। सो यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें जो चीज़ जो सिचुएशन या जो सिनेरियो जहन में आ रहा है वो ऐसा होता है कि आपके पास एक डिवाइस कंट्रोलर होता है, ठीक है, हर डिवाइस का, और वो डेटा को इनिशियली मेकअप करके, इनिशियली प्रोसेस करके वो उसको आईओ मॉड्यूल को भेजता है, ठीक है। या आप कह सकते हो कि आईओ मॉड्यूल हर डिवाइस के डिवाइस कंट्रोलर से इंफॉर्मेशन को क्या करता है, एक्सचेंज करता है, लेता है, और फिर उसी इंफॉर्मेशन को आईओ मॉड्यूल क्या करता है, मेमोरी और सीपीयू के साथ शेयर करता है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ये यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था कि एक सिस्टम बस होती है, तो यहाँ पर तो मैं आपको एक ब्लैक लाइन से बता रहा हूँ कि एक सिस्टम बस है और इंफॉर्मेशन को क्या करता है, एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आपके पास ये जो डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, तो समटाइम आपके पास एड्रेसेस एक्सचेंज होते हैं, समटाइम डेटा एक्सचेंज होता है, समटाइम कंट्रोल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती हैं, और ये तीनों चीज़ें आती हैं, एक्सचेंज होती हैं बिटवीन अमंग दी फंक्शनल यूनिट्स, वो होती हैं इस सिस्टम बस के थ्रू, ठीक है। सो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस सिस्टम बस को पढ़ेंगे, और सिस्टम बस में आपके पास कितने तरह की मज़ीद आप कह सकते हो कि बसेस होती हैं और वो किस किस तरह के डेटा को कैरी करती हैं। सो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।